हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो एक बार फिर से आप लोगों का इंजीनियर्स जीनी के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। तो बेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑल इन वन प्रैक्टिस बैच सीरीज़ में प्रैक्टिस सेट 27, जिसमें हम पावर सिस्टम में वोल्टेज प्रोफाइल कंट्रोल और पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आज का टेबल ऑफ कंटेंट देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम देखेंगे कि डिफरेंट मेथड्स फॉर द वोल्टेज कंट्रोल, किस तरह से हम पावर सिस्टम में वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं। फिर उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट। क्या डिस्कस करेंगे बेटा? पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट या पावर फैक्टर करेक्शन। तो ये दोनों चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट रिगार्डिंग कंपनसेशन टेक्निक इन पावर सिस्टम। हमें कुछ लिस्ट में कंपनसेशन टेक्निक्स दिए हुए हैं। अब हमें क्या करना है, इन दोनों लिस्ट को मैच कराना है कि कौन सी टेक्निक किस लिए इस्तेमाल की जाती है। तो सबसे पहला ए अगर देखें, रिड्यूस द फेरेंटी इफेक्ट। फेरेंटी इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? दूसरा, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए क्या यूज़ होगा? तीसरा, इंक्रीज पावर फ्लो कैपेबिलिटी ऑफ द लाइन एंड रिड्यूस करंट रिपल। सीरीज कैपेसिटर है, शंट रिएक्टर है, शंट कैपेसिटर और सीरीज रिएक्टर है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हम ये समझेंगे कि किस तरह से हम वोल्टेज प्रोफाइल को कंट्रोल करते हैं या पावर फैक्टर को किस तरह से इंप्रूव करते हैं। तो हम देखेंगे मेथड्स फॉर वोल्टेज प्रोफाइल कंट्रोल। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट मेथड्स फॉर वोल्टेज कंट्रोल। तो यहाँ पे आपको दो डिफरेंट मेथड्स बेटा डिस्कस मैं करूँगा कि किस तरह से हम वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं या वोल्टेज प्रोफाइल को मेंटेन कर सकते हैं कांस्टेंट। तो एक चीज़ आप समझिए कि नॉर्मली जब भी हम वोल्टेज प्रोफाइल को कंट्रोल करना है तो रिसीविंग एंड पे जो वोल्टेज कंट्रोल करना होता है बेटा, तो जब तक आप रिएक्टिव पावर को कंट्रोल नहीं करोगे तब तक आप रिसीविंग एंड वोल्टेज को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो रिसीविंग एंड वोल्टेज होता है VR, वो किस पे डिपेंड करता है? दैट डिपेंड्स ऑन रिएक्टिव पावर। किस पे डिपेंड करता है? रिएक्टिव पावर पे डिपेंड करता है, दैट इज QR। तो रिसीविंग एंड रिएक्टिव पावर। तो हम क्या कर सकते हैं? रिसीविंग एंड रिएक्टिव पावर को वैरी करके रिसीविंग एंड वोल्टेज को वैरी कर सकते हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको रिसीविंग एंड रिएक्टिव पावर आपका चेंज होगा, इसका मतलब कि आपका रिसीविंग एंड का वोल्टेज चेंज हो जाएगा। तो एक चीज़ आप समझिए कि इसमें 3 केसेस आपको समझने हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं केस फर्स्ट की। अगर रिसीविंग एंड अगर बात करें हम यहाँ पर कि जो हमारी रिएक्टिव पावर डिमांड है, एक इस तरह से हम बात कर सकते हैं कि जो हमारी रिएक्टिव पावर डिमांड है, अगर वो क्या है? ज़्यादा एज कंपेयर टू रिएक्टिव पावर सप्लाई, रिएक्टिव पावर सप्लाई। ध्यान रखना पहला केस कि अगर रिएक्टिव पावर की डिमांड, जो लोड या लाइन की कंबाइंड डिमांड है, वो रिएक्टिव पावर की डिमांड रिएक्टिव पावर सप्लाई से क्या है? ज़्यादा है। मतलब डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई रिएक्टिव पावर की कम है, तो उस समय आप हमेशा लो वोल्टेज फील करते हैं। तो रिसीविंग एंड का वोल्टेज सेंडिंग एंड के वोल्टेज से कम हो जाएगा बेटा। ध्यान रखना कि जब भी किसी ट्रांसमिशन लाइन में रिएक्टिव पावर डिमांड रिएक्टिव पावर सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है, तो उस समय आप लो वोल्टेज फील करते हैं। और ये नॉर्मली किस में होता है? पीक कंडीशन में। किस में होता है? पीक लोड कंडीशन। और ये कब होता है? ये मोस्टली होता है ड्यूरिंग डे टाइम। किस में होता है बेटा? ड्यूरिंग डे टाइम। दूसरा, सेकेंड केस की अगर हम बात करें, सेकेंड केस क्या हो सकता है कि हमारी जो रिएक्टिव पावर डिमांड है, रिएक्टिव पावर डिमांड, वो क्या हो जाए बेटा? रिएक्टिव पावर सप्लाई से कम हो जाए, लेस देन हो जाए रिएक्टिव पावर सप्लाई। तो अगर कभी भी रिएक्टिव पावर की डिमांड कम हो गई और सप्लाई रिएक्टिव पावर की क्या है? ज़्यादा है, तो उस समय आप हाई वोल्टेज फील करते हैं। देन रिसीविंग एंड वोल्टेज आपके सेंडिंग एंड वोल्टेज से ज़्यादा हो जाएगा। और ये नॉर्मली किस टाइम पे होता है? ऑफ पीक लोड कंडीशन में होता है। किस कंडीशन में? ऑफ पीक लोड कंडीशन में। और ये मोस्टली रात के समय होता है। देन ड्यूरिंग नाइट
टाइम। तो कभी भी आप पावर सिस्टम में देखो तो दिन के समय क्या होता है कि पावर सिस्टम से बहुत सारा हैवी लोड कनेक्टेड होता है, जैसे स्कूल, कॉलेजेस, मॉल्स, हॉस्पिटल्स, ये सारे ओपन रहते हैं। तो उस समय पीक लोड डिमांड रहती है और रिएक्टिव पावर की डिमांड उस समय सप्लाई से ज़्यादा होती है, जिसके कारण आप दिन के समय लो वोल्टेज फील करते हैं। सेकेंड केस अगर हम देखें रात के समय, तो उस समय रिएक्टिव पावर की डिमांड कम हो जाती है, क्योंकि स्कूल्स वगैरह, कॉलेजेस वगैरह, जो मॉल्स, शोरूम्स वगैरह, ये सारे बंद हो जाते हैं। तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ लोड आपके पावर सिस्टम से डिस्कनेक्ट हो जाता है ड्यूरिंग नाइट टाइम या ऑफ पीक लोड कंडीशन। तो उस समय डिमांड बेटा ज़्यादा हो जाती है या कम हो जाती है एज कंपेयर टू सप्लाई ज़्यादा है, तो वहाँ रिएक्टिव पावर एक्चुअली लेने वाला कोई नहीं है। देन उस टाइम पे आपका रिसीविंग एंड वोल्टेज सेंडिंग एंड वोल्टेज से ज़्यादा हो जाता है। तो ये सेकेंड केस है। थर्ड केस की अगर हम बात करें, केस थर्ड, ये आइडियल कंडीशन है कि जब हमारी रिएक्टिव पावर डिमांड, जब हमारा रिएक्टिव पावर डिमांड किसके बराबर हो जाए, रिएक्टिव पावर सप्लाई के, रिएक्टिव पावर सप्लाई के। तो जब भी हमारा डिमांड और सप्लाई दोनों क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं, देन हमेशा रिसीविंग एंड वोल्टेज सेंडिंग एंड वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। दैट मीन्स आपका फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल हो जाएगा। और उस समय पे आप देखोगे कि नॉर्मली जो सर्किट का बिहेवियर है वो पूरी तरह से यूनिटी पावर फैक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पर केस फर्स्ट में अगर आप देखो कि जब रिएक्टिव पावर डिमांड रिएक्टिव पावर सप्लाई से क्या है, ज़्यादा, तो उस समय रिसीविंग एंड वोल्टेज सेंडिंग एंड वोल्टेज से क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। दैट मीन्स यहाँ पर आप देख सकते हो कि रिसीविंग एंड वोल्टेज सेंडिंग एंड वोल्टेज से कम हो जाता है। और यहाँ पर वोल्टेज रेगुलेशन की अगर हम बात करें तो इस केस में वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव होता है और मोस्टली ये क्या होता है, लैगिंग लोड कंडीशन पे होता है। दूसरा, अगर रिएक्टिव पावर डिमांड इज लेस देन रिएक्टिव पावर सप्लाई तो रिसीविंग एंड वोल्टेज ग्रेटर देन सेंडिंग एंड वोल्टेज, और वोल्टेज रेगुलेशन इस केस में क्या हो जाता है बेटा, नेगेटिव हो जाता है। और ये मोस्टली ऑफ पीक लोड कंडीशन में होता है किसी भी मीडियम या लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में। लोड किस तरह का होगा, कैपेसिटिव नेचर लोड का बढ़ जाता है। केस थर्ड की बेटा अगर हम बात करें तो केस थर्ड में अगर रिसीविंग एंड वोल्टेज सेंडिंग एंड वोल्टेज के बराबर हो जाए देन उस समय वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा जीरो हो जाता है। बट ये आइडियल कंडीशन होती है लाइन की कि जितनी रिएक्टिव पावर की डिमांड है वो सप्लाई उतनी ही हो। तो यहां पर ये किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में आइडियल कंडीशन होती है और इसी कंडीशन या वोल्टेज प्रोफाइल को हम मेंटेन करना चाहते हैं कांस्टेंट, ताकि फ्लैट वोल्टेज कंट्रोल प्रोफाइल हो जाएगा और फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल हो जाएगा। तो इसके बहुत सारे एडवांटेजेस वगैरह होंगे कि मैक्सिमम एक्टिव पावर उस समय ट्रांसमिशन लाइन ट्रांसफर करेगा फ्रॉम जनरेटिंग स्टेशन टू द लोड सेंटर। और उसके साथ साथ अगर देखें तो जो भी आप इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं फॉर द प्रोटेक्शन, उन सारे इक्विपमेंट्स का जो इंसुलेशन रिक्वायरमेंट होगा वो भी क्या होगा, एक समान होगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो जो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर किलोवाट आवर आप जनरेट कर पा रहे हो उसकी भी कॉस्टिंग कम हो जाती है। तो ये बहुत सारे एडवांटेजेस वगैरह हैं कि अगर हम रिसीविंग एंड वोल्टेज को एग्जैक्टली सेंडिंग एंड वोल्टेज के बराबर रखें तो किस तरह से वोल्टेज रेगुलेशन जीरो हो जाएगा, फ्लैट वोल्टेज एंड करंट प्रोफाइल हो जाएगी। उस समय अगर हम पावर फैक्टर देखें यूनिटी हो जाएगा। दैट मीन्स पूरे ओवरऑल सिस्टम का बिहेवियर कैसा हो जाएगा, रजिस्टिव। मैक्सिमम एक्टिव पावर जनरेटर क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। क्योंकि बेसिकली इस कंडीशन में ऐसा होता है कि जो लाइन का कैपेसिटेंस है वही इतना रिएक्टिव पावर डिलीवर कर देगा जो लाइन इंडक्टेंस के रिक्वायरमेंट के बराबर होगा। और उस समय जनरेटर को केवल और केवल क्या करना है, मैक्सिमम एक्टिव पावर को ट्रांसफर करना होता है। तो ऐसे इस तरह से आप समझ सकते हो कि इसको हम लाइन की लोडिंग के टर्म में भी समझ सकते हैं कि अगर लाइन की लोडिंग जो है वो सर्ज इंपेडेंस लोडिंग से क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो आप हमेशा क्या है, लो वोल्टेज फील करते हो। इफ द लोडिंग ऑफ द लाइन इज लेस देन द सर्ज इंपेडेंस लोडिंग ऑफ द लाइन देन उस समय आप हाई वोल्टेज फील करते हो। और अगर लाइन की लोडिंग उसकी सर्ज इंपेडेंस लोडिंग के बराबर हो जाए देन उस समय VR बराबर VS हो जाएगा और वोल्टेज रेगुलेशन जीरो हो जाएगा। तो आई थिंक ये तीनों कंडीशंस आपने समझ ली कि किस तरह से ट्रांसमिशन लाइन में ये तीन कंडीशन उत्पन्न होती हैं। और ये किसके कारण होता है, रिएक्टिव पावर के अनबैलेंसिंग के कारण। अगर रिएक्टिव पावर अनबैलेंस होगा तो डेफिनेटली उसका रिसीविंग एंड वोल्टेज भी लाइन का क्या होगा, अनबैलेंस होगा, चेंज होगा। ये सेंडिंग एंड वोल्टेज से ज्यादा, कम या बराबर हो सकता है। और जब भी ये इससे ज्यादा होगा देन इसी इफेक्ट को हम कहते हैं क्या, फेरेंटी इफेक्ट कहते हैं। और फेरेंटी इफेक्ट के बारे में हमने ऑलरेडी बता दिया है कि जब भी कोई ट्रांसमिशन लाइन में नॉर्मली मीडियम या लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन लाइट लोड कंडीशन पे हो देन उस समय रिसीविंग एंड वोल्टेज सेंडिंग एंड वोल्टेज से ज्यादा हो जाता है और यही फिनोमेना फेरेंटी इफेक्ट कहलाता है।
क्लियर है। तो इन अलग अलग कंडीशंस के लिए आपके अलग अलग कंपनसेटिंग इक्विपमेंट्स यूज होते हैं ताकि हम इस वोल्टेज प्रोफाइल को कांस्टेंट मेंटेन कर सकें और वी आर को वी एस के बराबर कर सकें। तो मेथड्स ऑफ वोल्टेज कंट्रोल में अगर देखा जाए, मेथड्स ऑफ वोल्टेज कंट्रोल, इस मेथड्स ऑफ वोल्टेज कंट्रोल में बेटा हम देखें तो दो तरह के मेथड्स हैं। पहला जो कि रिसीविंग एंड पे होगा और दूसरा जिसको हम सेंडिंग एंड मेथड्स बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर रिसीविंग एंड मेथड्स की। नॉर्मली जहाँ पे आपका वोल्टेज अनबैलेंस हो रहा है देन उसी रिसीविंग एंड पे आप क्या करोगे, इन मेथड्स का इस्तेमाल करोगे। और दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा मेथड है सेंडिंग एंड मेथड। तो पहला जब हम रिसीविंग एंड मेथड्स की बात करें तो रिसीविंग एंड मेथड्स में सबसे पहला, सपोज आप क्या कर रहे हो कि रिएक्टिव पावर की डिमांड जो है वो सप्लाई से क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, तो उस समय आप लो वोल्टेज फील कर रहे हो। तो आप क्या करोगे कि उसी एरिया के सब स्टेशंस में एक कैपेसिटर बैंक्स लगा दोगे। तो यहाँ पे पहला क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा शंट कैपेसिटर। क्या है, शंट कैपेसिटर कंपनसेशन। दूसरा, अगर सपोज आप हाई वोल्टेज फील कर रहे हो देन वहां पर फेरेंटी इफेक्ट हो रहा है और उसको कंपनसेट करने के लिए आप शंट रिएक्टर का इस्तेमाल करोगे। तो सेकंड क्या हो जाएगा बेटा, सेकंड हो जाएगा शंट रिएक्टर। तो याद रखना है कि शंट रिएक्टर का यूज हम किस लिए करते हैं, टू कंपनसेट द फेरेंटी इफेक्ट। जब भी हम हाई वोल्टेज फील करें तो उस वोल्टेज को क्या करना है, मेंटेन करना है कांस्टेंट वी आर बराबर वी एस, तो आपको शंट रिएक्टर लगाने की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट तीसरा अगर हम बात करें बेटा तो यहाँ पे है एसपीएम। एसपीएम का मतलब होता है सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर। सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर एसपीएम का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, वोल्टेज प्रोफाइल को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसी सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर को ही हम सिंक्रोनस कंडेंसर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सिंक्रोनस कंडेंसर। तो याद रखना है एसपीएम ही क्या होता है, आपका सिंक्रोनस कंडेंसर कहलाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं सीरीज कैपेसिटर बैंक का। किसका, सीरीज कैपेसिटर कंपनसेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका OLTC ट्रांसफॉर्मर, ऑन लोड टैप चेंजिंग ट्रांसफॉर्मर्स होता है जहां पे हम वोल्टेज प्रोफाइल को मेंटेन कर सकते हैं। तो ये सारे आपके वोल्टेज प्रोफाइल को मेंटेन करने के लिए डिफरेंट कंपनसेशन टेक्निक्स हैं जहां पर हम वोल्टेज को सेंडिंग एंड वोल्टेज के बराबर मेंटेन करते हैं और वोल्टेज रेगुलेशन को मिनिमाइज करते हैं। तो कौन कौन सा है, शंट कैपेसिटर, शंट रिएक्टर, एसपीएम, सीरीज कैपेसिटर, OLTC ट्रांसफॉर्मर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, सेंडिंग एंड मेथड्स की अगर बात करें तो ये फाइनल एडॉप्टेड मेथड है या लास्ट एडॉप्टेड मेथड है। अगर आपके रिसीविंग एंड मेथड में ये सारे मेथड्स जो है कंपनसेशन के फेल हो जाएं तो हम लास्ट में जो मेथड एडॉप्ट करते हैं फॉर वोल्टेज प्रोफाइल कंट्रोल, वो कौन सा लास्ट एडॉप्टेड मेथड कौन सा है बेटा, वो मेथड कहलाता है जनरेटर एक्साइटेशन मेथड। जनरेटर एक्साइटेशन मेथड। तो याद रखना है जो फाइनली जो लास्ट में एडॉप्टेड मेथड है वो कौन सा है, जनरेटर एक्साइटेशन मेथड। ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर एरिया में आप क्या कर रहे हो, लो वोल्टेज फील कर रहे हो तो आप क्या करो कि डायरेक्टली आप जनरेटर एक्साइटेशन को बढ़ा दो, आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगे। आपका जो सीक्वेंस है फॉर वोल्टेज कंट्रोल, अगर हम बात करें यहाँ पर जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस फॉर वोल्टेज प्रोफाइल कंट्रोल, वो वोल्टेज प्रोफाइल कंट्रोल का सीक्वेंस क्या होना चाहिए बेटा, सीक्वेंस ये होना चाहिए कि सपोज आप जिस एरिया में लो वोल्टेज फील कर रहे हो, सपोज डिमांड क्या हो गई ज़्यादा और आप वोल्टेज क्या कर रहे हो, लो फील कर रहे हो, तो सबसे पहले आप क्या करो, वहाँ कैपेसिटर बैंक्स को ऑन करो। ये कैपेसिटर बैंक्स क्या करेंगे, लैगिंग रिएक्टिव वॉर्स को डिलीवर करेंगे और जो भी डिमांड और सप्लाई है उसको मेंटेन कर देंगे, तो VR VS के बराबर हो जाएगा। सपोज कैपेसिटर बैंक से भी काम नहीं हो रहा है, देन दूसरा आप क्या करोगे, अब आप OLTC ट्रांसफॉर्मर, ऑन लोड टैप चेंजिंग ट्रांसफॉर्मर है, देन उसकी टैपिंग्स को चेंज करके वोल्टेज को क्या मेंटेन करोगे, कांस्टेंट मेंटेन करोगे। और अगर फाइनली इससे भी नहीं होता है वोल्टेज कंट्रोल, देन फाइनली जो लास्ट एडॉप्टेड मेथड है वो है आपका जनरेटर एक्साइटेशन कंट्रोल, जनरेटर एक्साइटेशन मेथड। ये लास्ट एडॉप्टेड मेथड है। देन अब हम जनरेटर के एक्साइटेशन को क्या कर सकते हैं, वैरी करके वोल्टेज उस पर्टिकुलर एरिया में बढ़ा सकते हैं या मेंटेन कर सकते हैं कांस्टेंट।
रीजन क्या होता है कि जनरेटर एक्साइटेशन को हम पहले ही अडॉप्ट नहीं करते। इसका रीजन ये है बेटा कि अगर आप सबसे पहले जनरेटर एक्साइटेशन को ही अडॉप्ट कर लोगे तो जो जितने भी कंज्यूमर नियरर टू द जनरेटर हैं वो तो आपके हाई वोल्टेज एक्सपीरियंस करेंगे। भले ही रिसीविंग एंड पे आप क्या करोगे, किसी पर्टिकुलर एरिया में जो रिसीविंग एंड है वहां पे वोल्टेज भले ही आप मेंटेन कर लो, लेकिन जो कंज्यूमर आपके नियरर टू जनरेटर हैं वो हाई वोल्टेज फील करेंगे, जिसके कारण उनका इंसुलेशन ब्रेकडाउन हो सकता है। तो इसलिए ये ध्यान देना है कि जनरेटर एक्साइटेशन मेथड क्या है, फाइनली लास्ट अडॉप्टेड मेथड्स है फॉर द वोल्टेज प्रोफाइल कंट्रोल। जो लफड़ा रिसीविंग एंड पे है तो रिसीविंग एंड मेथड्स का ही इस्तेमाल करके उस लफड़े का समाधान आपको करना है। ऐसा नहीं कि आप हर लफड़े के लिए जनरेटर एक्साइटेशन मेथड पे चले जाओ। क्यों? क्योंकि जनरेटर एक्साइटेशन मेथड में अगर आप जनरेटर की एक्साइटेशन को बढ़ा रहे हो ताकि हम वोल्टेज प्रोफाइल कंट्रोल रिसीविंग एंड पे मेंटेन कर सकें कांस्टेंट, देन उस समय जो कंज्यूमर नियरर टू द जनरेटर होंगे वो हाई वोल्टेज फील करेंगे, जिसके कारण उनका इंसुलेशन फेल्योर हो सकता है। क्लियर है? तो ये सारे मेथड्स हैं। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि वोल्टेज कंट्रोल की जरूरत हमें क्यों पड़ी और क्या ऐसे कारण है जिससे वोल्टेज अनबैलेंस हो रहा है। तो वोल्टेज अनबैलेंस होने का कारण क्या हो सकता है कि अगर डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो जाए तो आप लो वोल्टेज फील करोगे, डिमांड सप्लाई से कम हो जाए हाई वोल्टेज फील करोगे, और अगर डिमांड और सप्लाई मेंटेन है इक्वल, देन उस समय आपका VR बराबर VS है और वोल्टेज रेगुलेशन 0 हो जाएगा। लेकिन ये लाइन की आइडियल कंडीशन है। मोस्ट ऑफ द टाइम ड्यूरिंग डे टाइम आप देखोगे कि आपका रिसीविंग एंड वोल्टेज सेंडिंग एंड वोल्टेज से कम होता है, और ड्यूरिंग नाइट टाइम या ऑफ पीक लोड कंडीशन आप देखते हैं कि रिसीविंग एंड वोल्टेज सेंडिंग एंड वोल्टेज से ज्यादा रहता है। दूसरा, ये तो हो गया कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, किससे वोल्टेज अनबैलेंस हो रहा है। अब इस वोल्टेज को कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं कांस्टेंट, देन या तो हम रिसीविंग एंड मेथड से करें या सेंडिंग एंड मेथड से। रिसीविंग एंड मेथड में शंट कैपेसिटर है, ये कब यूज होगा? अगर आप लो वोल्टेज फील कर रहे हैं। शंट रिएक्टर है, कब यूज होगा? जब आप हाई वोल्टेज फील कर रहे हो। SPM सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर है, सीरीज कैपेसिटर है, OLTC ट्रांसफॉर्मर है। देन सीक्वेंस अगर हम बात करें कि वोल्टेज कंट्रोल का कैसा होना चाहिए, तो कभी भी प्रॉब्लम आए तो पहले कैपेसिटर बैंक्स को ऑन करो, देन उसके बाद OLTC ट्रांसफॉर्मर। अगर इससे भी ना हो तो फाइनली आप जनरेटर एक्साइटेशन मेथड पे जाते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये फाइनल अडॉप्टेड मेथड है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है यार कि यहां पर रिड्यूस द फेरेंटी इफेक्ट। फेरेंटी इफेक्ट को रिड्यूस कौन करता है? शंट रिएक्टर करेगा। शंट रिएक्टर इज यूज्ड टू रिड्यूस द फेरेंटी इफेक्ट। आगे हम सारा का सारा 1 by 1 लिखवा देंगे। तो अभी यह ध्यान रखना है कि फेरेंटी इफेक्ट हो रहा है। फेरेंटी इफेक्ट का मतलब क्या है कि रिसीविंग एंड वोल्टेज सेंडिंग एंड वोल्टेज से क्या हो गया? ज्यादा, मतलब डिमांड जो है वो सप्लाई से क्या है? कम है। देन उस समय फेरेंटी इफेक्ट हो रहा है, और इसको एलिमिनेट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? शंट रिएक्टर का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? दूसरा, इंप्रूव पावर फैक्टर। पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए तो नॉर्मली अगर देखा जाए कि जब आप लो वोल्टेज फील कर रहे हो देन उस समय आप शंट कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हो, और ये शंट कैपेसिटर क्या करेगा कि बेटा ये पहले तो सिस्टम के वोल्टेज को मेंटेन करेगा कांस्टेंट, मतलब वोल्टेज रेगुलेशन को तो इंप्रूव कर ही रहा है, उसके साथ साथ ये पावर फैक्टर को भी इंप्रूव करता है। तो इंप्रूव पावर फैक्टर कौन हो जाएगा? शंट कैपेसिटर। नेक्स्ट, इंक्रीज द पावर फ्लो कैपेबिलिटी ऑफ द लाइन। किसी भी लाइन की पावर फ्लो कैपेबिलिटी अगर इंक्रीज करनी है तो हम जानते हैं कि रिसीविंग एंड पावर ट्रांसफर जो PR होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंस ऑफ द लाइन के। अगर आप सीरीज कैपेसिटर, सपोज ये लाइन है और ये लाइन का इंडक्टेंस है, आपने इसी में क्या कर दिया? एक सीरीज कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया। बेटा यहां पर देखिए कि एक सीरीज कैपेसिटर, ये लाइन का इंडक्टेंस है और इसी में एक सीरीज कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया। तो ये XL है, ये -jXC है, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा? JXL -XC हो जाएगा। तो लाइन का रिएक्टेंस क्या हो गया? कम हो गया। और जब लाइन का रिएक्टेंस कम हो जाएगा तो इसकी पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो हम किसी भी लाइन की पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं? बाई कनेक्टिंग अ सीरीज कैपेसिटर। तो लाइन के सीरीज में एक कैपेसिटर कनेक्ट करके हम उसकी पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट, रिड्यूस करंट रिपल। तो सीरीज रिएक्टर बेटा क्या करता है? करंट रिपल को रिड्यूस करता है। तो यहां पर अगर ऑप्शन देखें तो A का 2 हो गया, तो यहां पर A का 2 है, मतलब C और D ऑप्शन तो चला गया। दूसरा B का क्या है? 3 है, तो B का 3 है, तो यहां पे ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा। A का 2, B का 3, C का 1 और D का 4। तो ये आपका ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा बेटा।
क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें ध्यान में आपको रखनी है। चलिए आते हैं अगले। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे जो मेथड्स हैं, कुछ कंपनसेशन टेक्निक्स हैं जिससे हम वोल्टेज प्रोफाइल को कांस्टेंट मेंटेन करते हैं यहाँ पर, या वोल्टेज रेगुलेशन को मिनिमाइज करते हैं। इसको हम बोलते हैं शंट कैपेसिटर। ये क्या है? ये कहलाता है शंट कैपेसिटर कंपनसेशन या शंट कैपेसिटर, या सिंपली इसको हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटर बैंक्स बोलते हैं। तो ये बेटा है आपका कैपेसिटर बैंक्स। नेक्स्ट, यहाँ पर आप देख सकते हो कि फेरेंटी इफेक्ट को एलिमिनेट करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? शंट रिएक्टर की। तो ये आप जहाँ पे देख पा रहे हो, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे शंट रिएक्टर हैं जो कि यूज़ होते हैं किसी भी मीडियम या लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में फेरेंटी इफेक्ट को एलिमिनेट करने के लिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये ट्रांसमिशन लाइन है और इस ट्रांसमिशन लाइन के सीरीज़ में हम क्या करते हैं? एक सीरीज़ कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं सीरीज़ कैपेसिटर बैंक। क्या बोलते हैं बेटा? सीरीज़ कैपेसिटर बैंक्स। ये क्या करेगा? लाइन के रिएक्टेंस को रिड्यूस कर देगा और पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी को बढ़ा देता है। कैपेसिटर बैंक्स आप कहां पे यूज करते हो? जहां पे आप लो वोल्टेज फील करते हो। ये पावर फैक्टर को क्या कर देगा? बढ़ा देगा, इंप्रूव कर देगा। सिस्टम की स्टेबिलिटी को क्या करता है? स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। सीरीज कैपेसिटर भी पावर फैक्टर को बढ़ा देगा और सिस्टम की स्टेबिलिटी को क्या करता है? बढ़ा देता है। क्लियर है? नेक्स्ट, शंट रिएक्टर की बात करें तो ये सिस्टम के पावर फैक्टर को रिड्यूस कर देगा। तो सिस्टम का पावर फैक्टर तो रिड्यूस हो जाएगा, सिस्टम की स्टेबिलिटी को क्या करता है? रिड्यूस करता है। बट यहाँ पर अगर हम देखें तो फेरेंटी इफेक्ट को एलिमिनेट करता है। तो एलिमिनेट फेरेंटी इफेक्ट। तो ये ध्यान रखना है बेटा कि ये फेरेंटी इफेक्ट को क्या करेगा? एलिमिनेट करता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये आपका एसपीएम है जिसको हम बोलते हैं सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर। बेसिकली एक सिंक्रोनस मोटर होता है जो कि नो लोड कंडीशन पे रन करता है, और इस सिंक्रोनस मोटर के एक्साइटेशन को हम चेंज करके इसको हम क्या कर सकते हैं? या तो हम ओवर एक्साइटेड बना सकते हैं या इसको अंडर एक्साइटेड बना सकते हैं। क्लियर है? देन ओवर एक्साइटेड अगर रहेगा तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? कैपेसिटर की तरह। मतलब क्या डिलीवर करेगा? लैगिंग वॉर्स को डिलीवर करेगा, लैगिंग वॉर्स डिलीवर करेगा। तो ध्यान रखना है, ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर लैगिंग वॉर्स को डिलीवर करेगा। दैट मीन्स जब आप लो वोल्टेज फील कर रहे हो तो एक्साइटेशन को ज़्यादा करके एज अ कैपेसिटर बैंक इसका काम करा सकते हो, और जब आप हाई वोल्टेज फील कर रहे हो देन अंडर एक्साइट करके उसको, दैट मीन्स ये अंडर एक्साइटेड होगा तो एज एन इंडक्टर की तरह वर्क करेगा। और क्या यहाँ पर ये एब्जॉर्ब करेगा? ये एब्जॉर्ब करेगा बेटा लैगिंग वॉर्स। देन इट एब्जॉर्ब लैगिंग वॉर्स। तो ये ध्यान रखना है कि एसपीएम क्या है? एक सिंक्रोनस मोटर है जो नो लोड कंडीशन पे रन करता है, और इसके एक्साइटेशन को हम चेंज करके इसको ओवर एक्साइटेड या अंडर एक्साइटेड कर सकते हैं। जब आप लो वोल्टेज फील कर रहे हो तो किसकी ज़रूरत है? कैपेसिटर बैंक्स की। देन उस समय आप इसको ओवर एक्साइट करो, ये लैगिंग वॉर्स को डिलीवर करेगा और वोल्टेज प्रोफाइल को कॉन्स्टेंट मेंटेन कर देगा। जब आप हाई वोल्टेज अगर एक्सपीरियंस कर रहे हो देन वहाँ पर आपको शंट रिएक्टर की रिक्वायरमेंट है। देन उस समय आप इसको अंडर एक्साइट करके एज एन इंडक्टर वर्क करा सकते हो जो कि लैगिंग वॉर्स को एब्जॉर्ब कर लेगा और वीआर को वीएस के बराबर कर सकता है। इज दैट क्लियर? तो आई थिंक ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट रेटिंग ऑफ शंट कैपेसिटर इज नीडेड टू इंप्रूव द पावर फैक्टर ऑफ 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज 240 किलोवाट लोड फ्रॉम पॉइंट 8 टू यूनिटी। इसमें एक चीज समझने की जरूरत है। पहले पावर फैक्टर कितना था यार? पहले पावर फैक्टर यहां पे 0.8 था। अब पावर फैक्टर क्या है? आपने शंट कैपेसिटर एक सुटेबल रेटिंग का कनेक्ट कर दोगे तो अब पावर फैक्टर क्या होना चाहिए? यूनिटी होना चाहिए। तो ये पूछ रहा है कि कितने रेटिंग के शंट कैपेसिटर की हमें रिक्वायरमेंट होगी। तो एक चीज आप समझिए बेटा, सपोज ये आपका क्या है, यहां पर आप देख सकते हो कि ये आपका सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड। तो यहां पे सेंडिंग एंड मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, ये रिसीविंग एंड है और यहां पर लोड कनेक्टेड है। ये लाइन का क्या है? लोड है। दिस इज कॉल्ड एज लोड।
तो यहाँ पे इस लोड का पावर फैक्टर हमने मान लिया कितना है, cos phi 1। तो पहले पावर फैक्टर कितना है, cos phi 1 है। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसके पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए हमने यहाँ पर क्या कनेक्ट कर दिया, एक कैपेसिटर बैंक्स लगा दिया, और ये कैपेसिटर बैंक्स इसके शंट में कनेक्ट किया, तो यही क्या कहलाएगा, शंट कैपेसिटर। तो जैसे ही शंट कैपेसिटर कनेक्ट हमने कर दिया, तो यहाँ पर अगर देखें तो इस कैपेसिटर की जो रेटिंग है हमने मान लिया कितना है, QSH। तो जैसे ही इसको कनेक्ट किया, अब ओवरऑल सिस्टम का पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। तो इस पूरे सिस्टम का पावर फैक्टर कितना हो जाएगा, cos phi 2। मान लिया इसको जो एक्टिव पावर की डिमांड थी वो कितनी थी, P1। तो एक चीज अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या एक्टिव पावर की डिमांड में कोई चेंज होगा, बेटा नहीं, एक्टिव पावर की डिमांड में कोई भी चेंज नहीं होगा। सिस्टम का पावर फैक्टर कैपेसिटर लगाने से क्या हो जाता है, कैपेसिटर लगाने से सिस्टम का पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाता है। तो डेफिनेटली आपका जो cos phi 2 होगा वो ग्रेटर देन हो जाएगा cos phi 1 के। तो पावर फैक्टर क्या हो गया, इंप्रूव हो गया। और यहां पर जो VR है, अब ये VR रिसीविंग एंड वोल्टेज किसके बराबर होना चाहिए, सेंडिंग एंड वोल्टेज के बराबर हो जाना चाहिए। क्लियर है। तो आई थिंक अगर कभी भी केस क्या होता है कि कब कैपेसिटर बैंक्स आप लगाते हो, जब आप लो वोल्टेज फील कर रहे हो, तो आप क्या करो कि यहां पर डिमांड ज्यादा है रिएक्टिव पावर की, तो ये कैपेसिटर बैंक्स भी क्या करता है, ये कैपेसिटर बैंक्स भी रिएक्टिव पावर जो है डिलीवर कर देता है, जो कि ये लोड क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और ऑलरेडी ये लोड क्या कर रहा था, लाइन से भी ले रहा था। तो ओवरऑल अगर देखें तो कैपेसिटर बैंक्स उतनी ही रिएक्टिव पावर डिलीवर करेगा जितना कि इस लोड को एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है, ताकि ये VR को VS के बराबर कर दे। तो उस समय जो कैपेसिटर बैंक्स की रेटिंग होती है, अगर हम कैलकुलेट करें कि रेटिंग ऑफ कैपेसिटर बैंक कितना हो जाता है, QSH बराबर P1 इन ब्रैकेट ये होता है tan phi 2 माइनस tan phi 1, किसके बराबर हो जाता है, P1 इन ब्रैकेट, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कितना होता है, P1 इन ब्रैकेट tan phi 1 माइनस tan phi 2। तो यहाँ पे आपको कितना आ जाएगा ये, दैट इज इक्वल्स टू P1 कितना है यार, P1 ऑलरेडी है 240, देन 240 किलोवाट। tan phi 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, sin phi 1 अपॉन cos phi 1 माइनस sin phi 2 अपॉन cos phi 2, इस तरह से लिख दो ताकि आपको निकालने की ज़रूरत ना हो। तो 240, पहले कितना था cos phi 1 था बेटा ये 0.8, तो यहाँ से sin phi 1 निकल जाएगा 0.6, √1 माइनस cos स्क्वायर phi से आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 0.sin phi 1 6 अपॉन 0.8 माइनस, यहाँ पर अब cos phi 2 कितना हो गया, cos phi 2 यूनिटी हो गया, तो इसका मतलब कि sin phi 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो tan phi 2 कितना आ जाएगा, वो भी 0 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये, दैट इज इक्वल्स टू 240 इंटू 6/8, ये कितना आ जाएगा बेटा, 180 kVAR, कितना आएगा, 180 kVAR। तो हमें शंट कैपेसिटर की रेटिंग यहाँ पे मिल गई, वो कितनी होगी, 180 kVAR। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम इतनी वैल्यू का एक शंट कैपेसिटर कनेक्ट कर दें तो डेफिनेटली ये सिस्टम के पावर फैक्टर को 0.8 से क्या कर देगा, यूनिटी कर देगा। तो शंट कैपेसिटर कंपनसेशन के क्या क्या एडवांटेज हो गए अगर हम देखें, तो यहाँ पर एडवांटेज अगर मैं लिखूँ शंट कैपेसिटर कंपनसेशन के, तो एडवांटेज मैं इस जहाँ पे जगह खाली होगा मैं डायरेक्टली वहाँ पे लिख देता हूँ यार, ताकि कोई दिक्कत ना हो। हम देखेंगे पहला शंट कैपेसिटर कंपनसेशन, शंट कैपेसिटर कंपनसेशन। तो शंट कैपेसिटर कंपनसेशन के एडवांटेज क्या हो गए, पहला एडवांटेज ये हो गया कि ये क्या कर दे रहा है, वोल्टेज रेगुलेशन को मिनिमाइज कर रहा है। देन मिनिमाइज वोल्टेज रेगुलेशन। दूसरा, शंट कैपेसिटर आप कनेक्ट करोगे तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देन इट इम्प्रूव्स पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर देता है। तीसरा, सिस्टम की स्टेबिलिटी को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो ये आपकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी बाय रिड्यूसिंग डेल्टा। तो जो भी आपका लोड या टॉर्क एंगल है उसको रिड्यूस करके ये स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। तो वोल्टेज रेगुलेशन को मिनिमाइज करेगा, पावर फैक्टर को इंप्रूव करेगा और सिस्टम की स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है बाय रिड्यूसिंग डेल्टा। दूसरा अगर हम बात करें कि दूसरा जो हमारा कंपनसेशन है वो आपका है शंट रिएक्टर कंपनसेशन। शंट रिएक्टर कंपनसेशन।
अगर बेटा हम बात करें शंट रिएक्टर कंपनसेशन की, तो इसका इस्तेमाल हम कब करेंगे, जब आप हाई वोल्टेज फील कर रहे हो। तो पहला ये क्या करता है, फेरेंटी इफेक्ट को एलिमिनेट करता है, देन इट कंपनसेट फेरेंटी इफेक्ट। तो याद रखना है कि शंट रिएक्टर कंपनसेशन फेरेंटी इफेक्ट को कंपनसेट करेगा। हमें बताना है कि शंट रिएक्टर की वो वैल्यू जिससे फेरेंटी इफेक्ट कंपनसेट हो जाएगा, एक्स एल एस एच बराबर कितना, B/1 - A। ये वो वैल्यू है जिस पे हम फेरेंटी इफेक्ट को क्या कर सकते हैं, कंपनसेट कर सकते हैं और VR को VS के बराबर मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा अगर हम बात करें तो ये क्या करेगा, जब भी आप शंट रिएक्टर का इस्तेमाल करोगे तो सिस्टम का पावर फैक्टर जो है वो रिड्यूस हो जाता है, देन इट रिड्यूसेस द पावर फैक्टर ऑफ द सिस्टम। तीसरा, सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, घट जाती है, क्योंकि यहाँ पे लोड एंगल बढ़ जाता है। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम रिड्यूसेस बाय इंक्रीजिंग लोड एंगल या टॉर्क एंगल। तो लोड एंगल या टॉर्क एंगल को बढ़ा के सिस्टम की स्टेबिलिटी को घटा देगा। नेक्स्ट, अगला अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्या है, सीरीज कैपेसिटर कंपनसेशन। तो बेटा जब भी हम सीरीज कैपेसिटर कंपनसेशन की बात करें तो ये क्या कर रहा है, पहला कि कैपेसिटर कनेक्ट है, देन ये सेम वोल्टेज रेगुलेशन को क्या कर रहा है, मिनिमाइज कर रहा है, देन मिनिमाइज वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। दूसरा, यहाँ पर पावर फैक्टर को ये इंप्रूव करेगा, देन इंप्रूव पावर फैक्टर ऑफ द सिस्टम। तीसरा, अगर हम देखें तो ये लाइन के रिएक्टेंस को कम कर रहा है, और लाइन का रिएक्टेंस अगर कम होगा तो डेफिनेटली इसकी पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इंक्रीजेज पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी ऑफ लाइन। इसलिए क्या होगा, यहाँ पर ट्रांसमिशन एफिशिएंसी बढ़ जाती है, ट्रांसमिशन एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखना है कि सीरीज कैपेसिटर कंपनसेशन सिस्टम की स्टेबिलिटी को भी बढ़ा देगा। तो यहाँ पे सिस्टम की जो स्टेबिलिटी है वो स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है बाय रिड्यूसिंग डेल्टा। तो वोल्टेज रेगुलेशन को मिनिमाइज करेगा, पावर फैक्टर को इंप्रूव करेगा, पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी लाइन का बढ़ा देता है जिससे ट्रांसमिशन एफिशिएंसी बढ़ जाती है, और स्टेबिलिटी भी यहाँ पर बाय रिड्यूसिंग डेल्टा इंक्रीज कर देता है। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए उतनी दूर हम गए। तो याद रखना है आपको कि जो कैपेसिटर बैंक की रेटिंग होती है वो कितना होगा, P1 × 10⁵1 - 10⁵2, और ये हमेशा किस में होगा, कि kVAr में। क्लियर है? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एन अल्टरनेटर इज सप्लाइंग अ लोड ऑफ 200 किलोवाट एट 0.5 लैगिंग। मतलब यहाँ पर जो एक्टिव पावर है वो कितना है, 200 किलोवाट है। किस पावर फैक्टर पे, cos फाई कितना है, 0.5 है। तो यहाँ पर हमें इसका एपरेंट पावर पता चल जाएगा। तो बताइए इसकी केवीए रेटिंग कितनी होगी या केवीए लोडिंग कितनी हो जाएगी। S बराबर कितना होता है, P/cos फाई। तो P कितना है बेटा, 200 डिवाइडेड बाई 0.5। तो हमें पता चल गया कि 400 केवीए का लोड है। जिस 400 केवीए के लोड पे अगर ये 0.5 पे ऑपरेट कर रहा है तो कितने एक्टिव पावर की डिमांड है यहाँ पे, 200 किलोवाट की। अब अगर हम बात करें कि हम केवीए लोडिंग को क्या कर रहे हैं, सेम, देन यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ फॉर सेम केवीए लोडिंग। यहाँ पे हमारा केवीए लोडिंग क्या है, सेम है, इसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर हमें पावर फैक्टर को क्या करना है, बढ़ा के यूनिटी कर देना है, मतलब हमने पावर फैक्टर cos φ2 क्या कर दिया, यूनिटी कर दिया, तो उस समय अब ये कितना मोर रिएक्टिव पावर अल्टरनेटर सप्लाई करेगा, मोर एक्टिव पावर कितना मोर किलोवाट अल्टरनेटर सप्लाई करेगा, ये कैलकुलेट हमें करना है। तो बताइए यहाँ पर ये पावर फैक्टर यूनिटी हो गया, तो फॉर द सेम केवीए लोडिंग एक्टिव पावर अब दूसरा अल्टरनेटर सप्लाई करने लगेगा। तो कितनी एक्टिव पावर सप्लाई करेगा, दैट इज इक्वल्स टू S cos φ2। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 400 × cos φ2 1 है। तो अब ये 400 किलोवाट सप्लाई करने लगेगा। पहले कितना सप्लाई कर रहा था, 200 किलोवाट, अब कितना सप्लाई कर रहा है, 400 किलोवाट। तो कितना एक्सेस रिएक्टिव पावर अल्टरनेटर सप्लाई कर रहा है, देन एक्सेस एक्टिव पावर, नॉट रिएक्टिव, एक्टिव पावर सप्लाइड बाय अल्टरनेटर या जनरेटर।
तो अब ये कितना एक्सेस, दैट इज इक्वल्स टू 400 माइनस 200, तो बराबर 200 किलो वाट। तो अब ये 200 किलो वाट का और एक्सेस रिएक्टिव पावर क्या करने लगेगा, नॉट रिएक्टिव सर, एक्टिव पावर सप्लाई करने लगेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर है 200 किलो वाट। इज दैट क्लियर? तो आई थिंक ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो ये सारा कैलकुलेशन किसके बिहाफ पे हुआ, फॉर द सेम केवीए लोडिंग। नेक्स्ट अगला कह रहा है कि द मोस्ट सुटेबल लोकेशन फॉर द पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट डिवाइस इज। किसी भी डिवाइस के पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट, अगर हम बात करें कि नॉर्मली पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट डिवाइस के लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल लोकेशन कौन सी होती है, तो मोस्ट सुटेबल लोकेशन अगर देखा जाए तो बेसिकली जितने भी पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट डिवाइसेस होते हैं वो नॉर्मली कहाँ पे यूज़ होते हैं, रिसीविंग एंड पे यूज़ होते हैं, बट सेंडिंग एंड ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन पे भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर आपका बी भी हो जाएगा, एट रिसीविंग एंड इन केस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन एंड एट सेंडिंग एंड ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। तो यहां पे क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। क्लियर है? ये ध्यान रखना है, पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है, नियरर टू द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पुअर पावर फैक्टर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ट्रांसमिशन लाइन की। तो ये ध्यान रखना है कि ट्रांसमिशन लाइन के केस में आप क्या लिखोगे यहाँ पर कि हम, हाँ ऐसा हो सकता है कि जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस रिस्पॉन्सिबल हैं पुअर पावर फैक्टर पे, उनके आसपास आप कनेक्ट करके पावर फैक्टर को इंप्रूव कर सकते हो, बट ट्रांसमिशन लाइन के केस में आप रिसीविंग एंड पे कनेक्ट करके या सेंडिंग एंड पे कनेक्ट करके पावर फैक्टर को इंप्रूव कर सकते हो। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बोथ ए एंड बी हो जाएगा। इज दैट क्लियर? कौन कौन से ऐसे डिवाइस हैं जिनसे हम पावर फैक्टर को इंप्रूव कर सकते हैं, हम एसपीएम या सिंक्रोनस कंडेंसर का इस्तेमाल करके पावर फैक्टर को इंप्रूव कर सकते हैं, या कैपेसिटर बैंक्स का इस्तेमाल करके पावर फैक्टर को इंप्रूव कर सकते हैं। तो यहीं पे हम समझ लेते हैं एसपीएम या सिंक्रोनस कंडेंसर के बारे में। तो अगर हम बात करें यार सिंक्रोनस कंडेंसर, किसकी हम बात करते हैं, सिंक्रोनस कंडेंसर की। सिंक्रोनस कंडेंसर की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये क्या है, ये एक एसपीएम है। इसी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर। और बेसिकली क्या होता है, ये एक सिंक्रोनस मोटर होता है। क्या होता है बेटा, ये एक सिंक्रोनस मोटर होता है विच इज रनिंग अंडर नो लोड कंडीशन। तो ध्यान रखना है कि एसपीएम क्या है, एक सिंक्रोनस मोटर है जो कि नो लोड कंडीशन के अंडर रन कर रहा है। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि हम इसके एक्साइटेशन को कंट्रोल करके या तो हम इसको ओवर एक्साइटेड कर सकते हैं, या इसको हम क्या कर सकते हैं, अंडर एक्साइटेड कर सकते हैं। अगर ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर है तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, कैपेसिटर की तरह या कंडेंसर की तरह। और अगर अंडर एक्साइटेड है तो किसकी तरह, अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर एक इंडक्टर की तरह बिहेव करता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सिंक्रोनस कंडेंसर यूज्ड फॉर पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट। एक सिंक्रोनस कंडेंसर का इस्तेमाल हम किसके लिए करते हैं, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए करते हैं। इज अ सिंक्रोनस मोटर विच ऑपरेट्स एट, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि किसकी तरह बिहेव कर रहा है, कंडेंसर की तरह। कंडेंसर का मतलब किसकी तरह, कैपेसिटर की तरह। तो ये क्या होगा, ये होगा ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर। क्या रहेगा, एक ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर रहेगा जो किस पे ऑपरेट करेगा, ये ऑपरेट करेगा नो लोड कंडीशन पर, विथ नो लोड कंडीशन पे। और अगर कैपेसिटर की तरह बिहेव कर रहा है तो करंट कैसी डिलीवर करेगा, यहां पर देखेंगे लीडिंग करंट, विथ लीडिंग करंट। तो यहां पे ये ध्यान रखना है कि विच ऑपरेट्स एट नो लोड कंडीशन विथ लीडिंग करंट। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, नो लोड कंडीशन विथ लीडिंग करंट। क्लियर है बेटा? तो हमेशा ध्यान रखना है कि ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर है तो लैगिंग वॉर्स को डिलीवर करेगा बट लीडिंग वॉर्स को एब्जॉर्ब करेगा। तो ये ध्यान रखना है कि ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर डिलीवर्स लैगिंग वॉर्स बट एब्जॉर्ब लीडिंग वॉर्स। क्लियर है? तो ये याद आपको रखना है। अगर अंडर एक्साइटेड हो जाएगा तो इसका उल्टा, लीडिंग वॉर्स को डिलीवर करेगा, लैगिंग वॉर्स को एब्जॉर्ब करेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक शंट रिएक्टर है 100 MVAR का,
is operated at 98% of its rated voltage and 96% of its rated frequency। तो अब ये कह रहा है कि जो रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब्ड बाय द रिएक्टर है वो कितना होगा। तो आप देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझिए बेटा कि यहाँ पर शंट रिएक्टर की बात हो रही है। शंट रिएक्टर का मतलब क्या है कि बेसिकली इसका इस्तेमाल हम फेरेंटी इफेक्ट को कंपनसेट करने के लिए करते हैं। तो अगर हम बात करें कि जो शंट रिएक्टर होता है तो इन केस ऑफ शंट रिएक्टर जो रिएक्टिव पावर होता है वो रिएक्टिव पावर किसके प्रोपोर्शनल होता है, दैट रिएक्टिव पावर इज प्रोपोर्शनल टू, एक चीज़ समझिएगा, इसको समझने के लिए आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से यहाँ पे समझ सकते हो कि अगर हम बात करें कि हमारा एक प्योर इंडक्टर है, क्या है यहाँ पर एक प्योर इंडक्टर है और इस प्योर इंडक्टर के अक्रॉस हमने क्या किया, एक वोल्टेज अप्लाई कर दिया, तो इसमें करंट कितना हो जाएगा I। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि रिएक्टिव पावर कितना होगा, देन रिएक्टिव पावर आप क्या बोलोगे यहाँ पे VI साइन फाई। और प्योर इंडक्टर के केस में वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल देखें तो 90 डिग्री होता है, मतलब करंट हमेशा 90 डिग्री लैग करेगी। तो Q बराबर कितना हो जाएगा, VI साइन 90। तो हम ये कह सकते हैं कि ये Q किसके बराबर, VI के बराबर हो जाएगा। अब एक चीज़ आप समझिए, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं यहाँ पे कि I, चूंकि I बराबर कितना होता है V/XL, तो हम यहाँ पे Q जो है वो लिख सकते हैं कितना, V²/X या V²/X बराबर ओमेगा L, या इसी को लिख सकते हैं 2πfL। तो यहाँ से आप देख सकते हो साफ कि जो रिएक्टिव पावर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, V²/F के प्रोपोर्शनल है। तो यही हम बात कर रहे हैं यहाँ पे शंट रिएक्टर के केस में कि शंट रिएक्टर के केस में जो Q है रिएक्टिव पावर है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, V²/F के प्रोपोर्शनल होती है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, Q2/Q1 बराबर V2/V1 का होल स्क्वायर इंटू F1/F2। क्लियर है। तो यहां पे आप देख सकते हो कि ये क्या था, ये आपका Q1 है, ये कब होगा, ये रेटेड पे कंडीशन पे है। लेकिन अब ये कह रहा है कि अगर हम इसको 98% ऑफ इट्स रेटेड वोल्टेज अप्लाई करें, मतलब V2 कितना हो जाएगा, 0.98 V1 हो जाएगा और F2 कितना 0.96 F1 हो जाएगा। क्लियर है। तो उस समय आपसे पूछ रहा है कि अब ये एक्सेस रिएक्टिव पावर कितना होगा या रिएक्टिव पावर कितना एब्जॉर्ब करेगा, मतलब आपसे पूछ रहा है Q2 बराबर कितना होगा। तो यहां पे लिख सकते हैं दैट Q2 इज इक्वल्स टू V2 कितना है 0.98 V1, पहले कितना था V1 का होल स्क्वायर इंटू F1, पहले कितना था F1 था, अब कितना है 0.96 F1, ये इंटू कितना हो जाएगा 100 MVAR। तो यहाँ पर Q2 रिएक्टिव पावर आप कैलकुलेट कर सकते हो बेटा, रिएक्टिव पावर कितना आ जाएगा। तो यहाँ पे रिएक्टिव पावर आप कैलकुलेट करके आंसर ले सकते हो कि कितना रिएक्टिव पावर यहाँ पे आएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, V1 कैंसिल, F1 कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं ये कितना आएगा, 0.98 का यहाँ पर हो जाएगा 0.98 का होल स्क्वायर इंटू 1/0.96 इंटू कितना 100। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आता है, ये हम देख लेते हैं यार एक बार। ये कैलकुलेशन आपको ही करना है बेटा, तो एक बार इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं। 0.98 का स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 0.98 का स्क्वायर कर दिया तो 0.9604 आ गया। इसको डिवाइड कर दिया किससे, 0.96 से, तो ये कितना आ जाएगा एक्चुअली 1.0004 इनटू इसमें मल्टीप्लाई कर दिया किसका 100 का। तो 100 का मल्टीप्लाई करने पर 100.04 आ गया, तो ये आ गया 100.04 MVAR, 100.04 MVAR। तो यही अब रिएक्टिव पावर वो एब्जॉर्ब करेगा। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। इज दैट क्लियर। तो याद रखना है एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन केस ऑफ इंडक्टर Q किसके प्रोपोर्शनल होता है, V²/F के प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है। तो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स हमने आपको बताए हैं, इसको इस क्वेश्चन से लेना देना नहीं है, बट ये चीज़ आपको याद करनी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट अगला क्या कह रहा है, अगर यही आप कहोगे कि सर अगर सपोज ये कैपेसिटर होता शंट कैपेसिटर, तो शंट कैपेसिटर के केस में क्या होगा,
तो देख लेते हैं यहाँ पे, अगर आपका कैपेसिटर होता बेटा तो यहाँ पर आप क्या करते, वोल्टेज अप्लाई करते, करंट फ्लो करेगा, तो कितना हो जाएगा, Q बराबर, कैपेसिटर के केस में वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री, करंट लीड करता है, तो Q बराबर कितना, VI sin 90, यहाँ भी होगा, दैट मीन्स VI, और आपको पता है V बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, V इंटू आई बराबर कितना, V बाई XC, तो V स्क्वायर बाई XC, और XC कितना होता है, 1 अपॉन ओमेगा C, देन 2 पाई FC V स्क्वायर। तो यहाँ से साफ पता चल रहा है कि जो रिएक्टिव पावर कैपेसिटर के केस में रिएक्टिव पावर किसके प्रोपोर्शनल होता है, V स्क्वायर इंटू F के प्रोपोर्शनल होता है इन केस ऑफ कैपेसिटर। तो याद रखना है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं कि कैपेसिटर के केस में रिएक्टिव पावर कितना, Q प्रोपोर्शनल V स्क्वायर इंटू F, और इंडक्टर के केस में V स्क्वायर बाई F हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर कि पावर फैक्टर कैन बी इम्प्रूव्ड बाय इंस्टॉलिंग अ डिवाइस इन पैरेलल विद अ लोड। मतलब आप क्या कर रहे हो कि किसी भी सिस्टम का अगर पावर फैक्टर इंप्रूव करना चाहते हो तो आप क्या कर रहे हो कि लोड के पैरेलल में वो डिवाइस इंस्टॉल कर दे रहे हो, तो उस डिवाइस का जो रिएक्टिव पावर होना चाहिए या अपरेंट पावर होना चाहिए या लीडिंग रिएक्टिव पावर है या रजिस्टिव पावर है, ये आपको बताना है। तो कभी भी पावर फैक्टर अगर इंप्रूव करना है तो ये ध्यान रखना है कि उसका रिएक्टिव पावर कैसा होना चाहिए, कैपेसिटिव नेचर का, दैट मीन्स लीडिंग होना चाहिए। बिकॉज जब भी पावर फैक्टर को इंप्रूव करना होगा तो आपको क्या लगाना होगा, कैपेसिटर, और कैपेसिटर का जो रिएक्टिव पावर होगा वो कैसा होगा, वो लीडिंग वॉर्स होगा। क्या होगा, लीडिंग वॉर्स होगा। तो हमेशा जो डिवाइस आप लोड के पैरेलल में कनेक्ट करोगे वो कैसा होना चाहिए, वो लीडिंग रिएक्टिव पावर का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बेटा, लीडिंग रिएक्टिव पावर का। क्लियर है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि विच डिवाइस इज एम्प्लॉयड टू रिड्यूस द पावर फैक्टर। कौन सा ऐसा डिवाइस है जो कि पावर फैक्टर को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा इन केस ऑफ लीडिंग पावर फैक्टर इन द ट्रांसमिशन लाइन। सपोज कोई ट्रांसमिशन लाइन है और वो ऑपरेट कर रही है लीडिंग पावर फैक्टर पे, दैट मीन्स फेरेंटी इफेक्ट हो रहा है। तो अब हम पावर फैक्टर को अगर रिड्यूस करना चाहते हैं तो कौन से डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे, सिंक्रोनस कंडेंसर नहीं, ये पावर फैक्टर को और बढ़ा देगा। स्टैटिक वॉर कंपनसेटर बिल्कुल भी नहीं। यहां पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, रिएक्टर का। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर थर्ड हो जाएगा, ओनली थर्ड, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मतलब बाय यूजिंग शंट रिएक्टर। किसका इस्तेमाल करेंगे यार, यहां पर शंट रिएक्टर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। एसवीसी का मतलब क्या होता है, एसवीसी की अगर हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं स्टैटिक वॉर कंपनसेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एसवीसी को स्टैटिक वॉर कंपनसेटर बोला जाता है। क्लियर है। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो एक बार ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है बेटा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लास्ट एडॉप्टेड मेथड फॉर वोल्टेज कंट्रोल। कौन सा ऐसा मेथड है जो कि लास्ट में हम एडॉप्ट करते हैं फॉर द वोल्टेज प्रोफाइल कंट्रोल। सबसे पहले क्या देखते हैं, शंट कैपेसिटर, देन उसके बाद सीरीज कैपेसिटर नहीं, OLTC ट्रांसफॉर्मर। OLTC का मतलब होता है ऑन लोड टैप चेंजिंग ट्रांसफॉर्मर। और देन फाइनली हम किसका इस्तेमाल करेंगे, जनरेटर एक्साइटेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि अगर हम जो सीक्वेंस देखें फॉर द वोल्टेज प्रोफाइल कंट्रोल, सीक्वेंस फॉर वोल्टेज कंट्रोल, तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला आपका कैपेसिटर बैंक्स है। अगर इससे नहीं होता है तो देन आप अब टैप चेंजिंग करोगे OLTC ट्रांसफॉर्मर के थ्रू, OLTC ट्रांसफॉर्मर। देन उसके बाद फाइनली अगर आपका वोल्टेज प्रोफाइल कंट्रोल नहीं होता है तो आप कहाँ पे जाते हो, जनरेटर एक्साइटेशन कंट्रोल। तो ये ध्यान रखना है, जनरेटर एक्साइटेशन कंट्रोल फाइनली लास्ट एडॉप्टेड मेथड है फॉर द वोल्टेज कंट्रोल एंड इट इज द बेस्ट मेथड फॉर द वोल्टेज कंट्रोल एट जनरेटर टर्मिनल। अगर कभी भी जनरेटर टर्मिनल पे बेटा वोल्टेज कंट्रोल करना है देन सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, जनरेटर एक्साइटेशन मेथड। इज दैट क्लियर। कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। चलिए देखते हैं यहाँ पर जनरेटर एक्साइटेशन मेथड क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे और कुछ मेथड्स जो भी हैं वो सारी मेथड्स यहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है। तो देखते हैं यहाँ पर जनरेटर एक्साइटेशन मेथड।
तो कभी भी अगर आप देखो यहाँ पे जनरेटर को, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिंक्रोनस जनरेटर में क्या होगा, ये एक स्टेटर होगा जो कि स्टेशनरी होगा जहाँ पे हम आर्मेचर वाइंडिंग करते हैं, और दूसरा डीसी फील्ड वाइंडिंग होती है, वो कहाँ पे होती है, रोटर सर्किट पे होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक्साइटेशन, डीसी एक्साइटेशन देने के लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पर ये आपकी डीसी फील्ड वाइंडिंग है और इस डीसी फील्ड वाइंडिंग को कौन सी सप्लाई चाहिए, डीसी सप्लाई। तो ये डीसी सप्लाई हम कहाँ से देते हैं, रेक्टिफायर के थ्रू देते हैं। किसके थ्रू देते हैं यार, रेक्टिफायर के थ्रू देते हैं। तो यहाँ पे रेक्टिफायर लगा है जो कि एसी को क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है डीसी में। तो यहाँ पे बेसिकली एसी सप्लाई है, इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, डीसी सप्लाई में। तो हमेशा जो रोटर सर्किट पे एक्साइटेशन की रिक्वायरमेंट होती है वो डीसी रिक्वायरमेंट होती है, और इसी को हम किससे कपल्ड कर देते हैं, इसको कपल्ड कर देते हैं हम किससे, टरबाइन से। क्लियर है, तो इसी जनरेटर को हमने किससे कपल्ड कर दिया, टरबाइन से। तो टरबाइन क्या करेगा, घूमेगा और ये आपका डीसी एक्साइटेशन होगा, देन जिसके कारण क्या होगा, एक स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड होगी जो कि कट करेगा और कंडक्टर पे एसी ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। तो ये बेसिकली आपका सिंक्रोनस जनरेटर का पार्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, परमानेंट मैग्नेट एसी मोटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बेसिकली क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट एसी मोटर हम यूज़ करते हैं जो कि जनरेट करता है क्या, एसी, रेक्टिफायर के थ्रू इसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, डीसी में। अब एक चीज आप समझिए, जनरेटर एक्साइटेशन कंट्रोल की अगर हम बात करें तो हमें यह देखना है कि किस तरह से हम जनरेटर के एक्साइटेशन को कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसको चेक करने के लिए आपको किसकी ज़रूरत होगी, कंपैरेटर की ज़रूरत होगी, और जिसमें एक रेफरेंस होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहीं पे हम एक रेफरेंस देते हैं। क्या देते हैं बेटा, यहीं पे एक रेफरेंस वोल्टेज देते हैं। तो ये हमने एक रेफरेंस सेट कर दिया कि यार इतना ही वोल्टेज आपको क्या करना है, जनरेट करना है। और यहीं पे हम क्या करते हैं, एक कंपैरेटर का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये वोल्टेज हम जनरेट कर रहे हैं। तो जनरेटेड वोल्टेज को, ये आपका VG क्या है, जनरेटेड वोल्टेज है, इस जनरेटेड वोल्टेज को किसके थ्रू पास करा देते हैं, यहाँ पे कंपैरेटर के थ्रू पास करा देते हैं। ये कंपैरेटर क्या करता है, ये कंपैरेटर बेसिकली जो रेफरेंस सेट है उस रेफरेंस से क्या करेगा, इसका कंपैरिजन करेगा जनरेटेड वोल्टेज का। ये मान लिया V रेफरेंस है। क्लियर है, और उसी के हिसाब से ये क्या प्रोवाइड करेगा, ये प्रोवाइड करेगा एक एरर सिग्नल। क्या प्रोवाइड करेगा, ये एरर सिग्नल प्रोवाइड करेगा। तो ये आपका एरर सिग्नल है। क्लियर है, तो अगर कभी भी आपका जनरेटेड वोल्टेज, यहाँ पे फर्स्ट केस की अगर हम बात करें कि आपका जनरेटेड वोल्टेज ग्रेटर देन है रेफरेंस वोल्टेज के, तो उस समय आपका एरर क्या हो जाएगा, एरर आ जाएगा पॉजिटिव। और अगर एरर पॉजिटिव हो जाएगा देन यहाँ का मतलब इसका है कि रिड्यूस एक्साइटेशन। इसका मतलब क्या है कि रिड्यूस एक्साइटेशन टिल एरर वोल्टेज इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर जनरेटर एक्साइटेशन का सिंपली मतलब है कि अगर कभी भी जनरेटेड वोल्टेज ज़्यादा हुआ देन ये रेफरेंस वोल्टेज से अगर ज़्यादा होगा तो पॉजिटिव एरर सिग्नल जाएगा, जो कि ये कमांड देगा कि यार आप एक्साइटेशन को रिड्यूस करो तब तक जब तक कि एरर आपका 0 ना हो जाए या जनरेटेड वोल्टेज रेफरेंस वोल्टेज के बराबर ना हो जाए। केस 2, सेकेंड केस की अगर हम बात करें कि सपोज जनरेटेड वोल्टेज लेस देन हो गया रेफरेंस वोल्टेज के, इसका मतलब कि आपका जो एरर सिग्नल है वो कैसा हो गया, नेगेटिव। और एरर सिग्नल अगर नेगेटिव होगा दैट मीन्स आपको क्या करना है, इंक्रीज एक्साइटेशन। आपको एक्साइटेशन को क्या करना है, बढ़ाना है, टिल एरर वोल्टेज इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे एक्साइटेशन को बढ़ाते रहना है जब तक कि एरर वोल्टेज 0 ना हो जाए। केस थर्ड की बेटा अगर हम बात करें तो थर्ड केस में अगर आपका जनरेटेड वोल्टेज रेफरेंस वोल्टेज के बराबर है तो उस समय ऑलरेडी एरर सिग्नल क्या है, 0। देन इसका मतलब है कि मेंटेन एक्साइटेशन। मेंटेन एक्साइटेशन मतलब जो भी एक्साइटेशन है प्रेजेंटली उस एक्साइटेशन को हमें क्या करना है, मेंटेन करके रखना है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जनरेटर एक्साइटेशन को कंट्रोल करके वोल्टेज प्रोफाइल को कंट्रोल कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अगर इस लेक्चर को समराइज किया जाए तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की कि हम जब भी वोल्टेज प्रोफाइल को कंट्रोल करना है तो हम दो तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, या तो रिसीविंग एंड पे या तो सेंडिंग एंड पे। रिसीविंग एंड पे आपके शंट कैपेसिटर, शंट रिएक्टर, सीरीज कैपेसिटर, सिंक्रोनस कंडेंसर या एसपीएम, सिंक्रोनस रिएक्टर और सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर ही इसी को कहते हैं। शंट कैपेसिटर का यूज़
आप कब करोगे? शंट कैपेसिटर का इस्तेमाल हम बेसिकली वहां पे करेंगे जब हमें पावर फैक्टर को इंप्रूव करना है और जब हम लो वोल्टेज फील करते हैं। कितना शंट कैपेसिटर की रेटिंग होगी? P1 10 phi 1 माइनस 10 phi 2। शंट कैपेसिटर का जो रिएक्टिव पावर होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? V स्क्वायर इंटू एफ के। सिंक्रोनस मोटर का इस्तेमाल या एसपीएम अगर देखें तो एसपीएम क्या है? सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर है। और अगर हम बात करें तो इसको नॉर्मली ये सिंक्रोनस मोटर होते हैं जो नो लोड कंडीशन पे रन करते हैं और इनके हम एक्साइटेशन को चेंज करके इसको एज अ कैपेसिटर जब ये ओवर एक्साइटेड होगा, एज एन इंडक्टर जब ये अंडर एक्साइट होगा। फेरेंटी इफेक्ट को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं? इसी सिंक्रोनस मोटर को नो लोड कंडीशन पे अंडर एक्साइटेड कर देते हैं जो कि इंडक्टर की तरह बिहेव करेगा और फेरेंटी इफेक्ट को कंपनसेट कर देगा। नेक्स्ट, सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर के बारे में हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि ये भी पावर फैक्टर के इंप्रूवमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि शंट कैपेसिटर का यूज़ रिसीविंग एंड वोल्टेज को क्या करने के लिए? बढ़ाने के लिए होता है। नेक्स्ट, यहाँ पर वर्चुअल सर्ज इंपिडेंस ऑफ द लाइन क्या हो जाती है? घट जाती है। सर्ज इंपिडेंस लोडिंग ऑफ द लाइन बढ़ती है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर ऑफ द लाइन क्या होता है? थोड़ा सा बढ़ सकता है और प्रैक्टिकली हम इसका इस्तेमाल पावर फैक्टर करेक्शन के लिए करते हैं। शंट रिएक्टर फेरेंटी इफेक्ट को एलिमिनेट करने के लिए यूज होता है। इसमें रिसीविंग एंड वोल्टेज क्या हो जाता है? कम करने के लिए। बेसिकली जब रिसीविंग एंड वोल्टेज ज़्यादा है तो उसको कम करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। सीरीज कैपेसिटर कंपनसेशन के इस्तेमाल से हम क्या करते हैं? लाइन की पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी को बढ़ा देते हैं और सिस्टम की स्टेबिलिटी को भी इंप्रूव कर देते हैं। सीरीज रिएक्टर अगर आपसे पूछा जाए तो बेसिकली इसका इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? कोई भी फॉल्ट करंट वगैरह है उसको लिमिट करने के लिए, या हम इसका इस्तेमाल स्मूथनिंग रिएक्टर की तरह भी करते हैं इन HVDC लाइन, जो कि करंट रिपल को कम कर देता है। इज दैट क्लियर? तो ये आपको शंट कैपेसिटर, शंट रिएक्टर, सीरीज कैपेसिटर, सीरीज रिएक्टर का यूज पता होना चाहिए। तो आई थिंक ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं एक अगले एपिसोड में एक नए जोश और नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक